हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास पे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अभी हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें बाकी है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर ले। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोग का ए से बी एक सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन दिया हुआ था। बोला गया कि ये रिएक्शन ए से बी सेकेंड ऑर्डर का है। तो बिल्कुल सिंपल केस रखे थे, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट 1, प्रोडक्ट का भी कोएफिशिएंट कितना 1, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन। तो हम लोग जो डेरिवेशन किए थे, तो हम लोग का जो फाइनल फार्मूला आया था, फाइनल फार्मूला क्या आया था हम लोग का, के इक्वल टू 1/t 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आया था हम लोग का, 1/a इंटू के। हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये आया था। अब हम लोग इसमें वेरिएशन कैसे लेने वाले हैं समझिएगा। मान लिया जाए कि एक दूसरा रिएक्शन दे, बोले कि ए और बी रिएक्टेंट है और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो अभी जो ये रिएक्शन लिखा हुआ है इसमें एक ही रिएक्टेंट है और ये रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का है। तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करें तो आर इक्वल टू के ए का स्क्वायर। तो भाई ये रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का था, तो ए का पावर कितना चला गया, 2 चला गया। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन किया जाए, बोला जाए कि नहीं एक रिएक्टेंट नहीं है, दो रिएक्टेंट हैं, ए और बी दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं। ये रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का और बी के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ में क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि दो डिफरेंट रिएक्टेंट, ए के रेस्पेक्ट में भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका रेट ला लिखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज कीजिए, आर इक्वल टू के। ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है तो ए की पावर कितना हो जाएगा 1, बी के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर का है तो बी की पावर कितना हो जाएगा 1। भाई तो ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ए के रेस्पेक्ट में 1, बी के रेस्पेक्ट में 1, ओवरऑल ऑर्डर 2 हो गया। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा तब कैसे डील करेंगे। तो हम लोग वैसे ही कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं कि जब हम लोग का क्वेश्चन में दो डिफरेंट रिएक्टेंट दिया हुआ है, ए और बी दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, तो ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 2। तो हम लोग आज के क्लास पे इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग का ए और बी ये दो डिफरेंट रिएक्टेंट है। तो हम लोग का हेडिंग दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ही है अभी हम लोग। ए एंड बी आर टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, ए और बी दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो रिएक्शन ए और बी दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया हम लोग का 2 हो गया। तो समझिए चीज़ों को, ए और बी ये रिएक्ट कर कर किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दो केसेस यहां पर हो जाएंगे। यहां पर दो केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, या दूसरा केस ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं है। तो हम लोग दोनों केसेस लेकर चल रहे हैं। पहले केस पर हम लोग आ रहे हैं कि ए और बी इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। तो हम लोग दोनों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम लेकर चल रहा है। आप लोग ये हेडिंग उतार लीजिए, मैं इस पूरे बोर्ड को मिटाने जा रहा हूं। स्क्रीन को पॉज कर कर या स्क्रीनशॉट लेकर ये हेडिंग उतार लीजिए। तो हम लोग केस 1 में है। केस 1 जब ए और बी दोनों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। केस 1
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर सेम। ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बराबर है। चलिए हम लोग का रिएक्शन ए और बी, ये दो रिएक्टेंट, ये रिएक्ट कर कर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम है, तो टी इक्वल टू 0 पर बोला गया ए का कॉन्सेंट्रेशन ए, बी का भी कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर। कोफिशिएंट भी हम लोगों ने अभी सिंपल केस लेकर चल रहे हैं, कोफिशिएंट दोनों का 1, बोले कि एट एनी टाइम टी ए का x रिएक्ट कर गया, तो अगर a का x रिएक्ट करेगा तो b का भी x ही रिएक्ट करेगा, और जब दोनों का x रिएक्ट करेगा तो बचेगा कितना, a माइनस एक्स और ये a माइनस एक्स एट एनी टाइम टी। अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पर या रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा डिफरेंशियल फॉर्म यूज करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस के रेट को या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट को कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो रिएक्टेंट है ए और बी, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो ए का डिसअपीयरेंस का रेट, तो ए का डिसअपीयरेंस का रेट क्या आएगा, याद कीजिए माइनस डी ए बाई डी टी, और कोफिशिएंट कितना है ए का 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ए का डिसअपीयरेंस का रेट हो गया, और कोफिशिएंट 1 से डिवाइड कर दिए तो क्या मिल गया हम लोग का, रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन बी से लिखते हैं, बी के डिसअपीयरेंस के रेट को, बी के डिसअपीयरेंस के रेट को बी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो ये ए का डिसअपीयरेंस का रेट, ये बी का डिसअपीयरेंस का रेट, इन डिसअपीयरेंस के रेट को कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये सब 1 से डिवाइड होकर 1 ही रहेगा, तो ये आपस में बराबर होते हैं। इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt। अब पूछेगा सर ये dx बाई dt कैसे आएगा, तो जरा ध्यान दीजिए, एट एनी टाइम t a का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो a माइनस एक्स, तो यहाँ पर रखिए माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी, और इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, और ये हम लोग का a कांस्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, ये माइनस डी एक्स बाई डी टी, माइनस माइनस क्या आ जाएगा हम लोग का, प्लस आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। वैसे ही इससे भी वही सेम चीज़ आएगा, b का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, b का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो a माइनस एक्स, तो किसी भी समय पर b का कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स, सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो ये हम लोग का आ गया डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग यूज करें तो इसे हम लोग बोल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करें तो R इक्वल टू के, भाई A के रेस्पेक्ट में रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का, B के भी रेस्पेक्ट में रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो A की पावर 1 B की पावर 1। अब इसी को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई जरा ध्यान दीजिए, किसी भी टाइम पर A और B दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर है, तो एट एनी टाइम T A और B दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, के ए स्क्वायर या फिर के बी स्क्वायर। भाई A और B दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर, तो अगर ये B इक्वल टू A कर देते हैं तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर A और B दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो ये A के जगह पर B कर दे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, B का स्क्वायर आ जाएगा। और एट एनी टाइम T A का कॉन्सेंट्रेशन B का कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर, कितना, तो A माइनस एक्स। तो अगर कहीं भी A माइनस एक्स लिख दें तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, K इंटू A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट डिटेल में खुद से लिखने आना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, डिफरेंशियल फॉर्म, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है हम लोग के दिमाग में होना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसे हम लोग बोल रहे हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करें तो हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, फर्स्ट में चलें तो माइनस डी ए बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी ले लेते हैं। सेकंड में चलें तो सेकंड में हम लोग के ए स्क्वायर और ये के ए माइनस एक्स का स्क्वायर, बस ये ले लेते हैं।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पहले उतार लीजिए। इतना लिख लीजिए अपने कॉपी में, उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करें तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब माइनस डी ए बाई डी टी लेंगे सोल्व करने के लिए, तो फिर क्या लेंगे, के ए स्क्वायर लेंगे। और अगर डी एक्स बाई डी टी हम लोग सोल्व करने के लिए ले रहे हैं तो हम लोग फिर क्या लेंगे, तो के ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेंगे। तो किसी को भी ले सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो हम लोग अब कोई एक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोला जाए डी एक्स बाई डी टी ले लिया जाए या माइनस डी ए बाई डी टी ले लिया जाए, कोई एक ले लें, आंसर दोनों से सेम होगा। तो हम लोग कोई एक यहाँ पर उठाते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। मान लीजिए कि लिया जाए माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू ए का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर किधर लेकर आ जाएंगे हम लोग, लेफ्ट में, और डी टी कहाँ चला जाएगा, राइट में। तो 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर डी ए, आगे माइनस साइन इक्वल टू के इंटू डी टी। इसी को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कीजिए। स्टार्टिंग में यहाँ डी टी दिया हुआ है तो यहाँ पर लिमिट टाइम का रखेंगे, तो स्टार्टिंग टाइम 0 और एट एनी टाइम टी। और यहाँ डी ए दिया हुआ है तो यहाँ पर लिमिट ए के कॉन्सेंट्रेशन का आएगा। स्टार्टिंग में ए का कॉन्सेंट्रेशन ए के बराबर और एट एनी टाइम टी ए का कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स। अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें, राइट हैंड साइड तो मेंटली इंटीग्रेट हो जाएगा, के टी आएगा। लेफ्ट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट करें और लिमिट पुट करें, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाए, लिमिट पुट किया जाए, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर मैं देने वाला हूँ। फाइनल आंसर आएगा के इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 बाई ए माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए। फाइनल आंसर पर ध्यान दीजिए। हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे ए से बी, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है ना, यहाँ का फाइनल आंसर और अभी जो पढ़ रहे हैं फाइनल आंसर दोनों जगह सेम है। तो ये रिएक्शन जो था एक ही रिएक्टेंट था, ए से बी, ए के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का, तो यहाँ का फाइनल आंसर और अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसका फाइनल आंसर क्या है, सेम है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला फिर से सेम आएगा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम लोग का फिर से सेम, टी हाफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 अपॉन ए इंटू के। तो फिर एक कंक्लूजन एचपी वाला, इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस में मिलेगा हम लोग का, एचपी में मिलेगा। तो हम लोग क्या देखे केस 1 में कि दो रिएक्टेंट थे ए और बी, रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर का, बी के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर का। इनिशियली ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो फॉर्मूला सेम आ रहा है, हाफ लाइफ के भी फॉर्मूला सेम आ रहा है, सेम कंक्लूजन आ रहा है। अब हम लोग केस सेकंड में चलते हैं, जब ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तब उस केस में क्या फाइनल आंसर आएगा उस पर आते हैं। तो आप लोग स्क्रीन को पॉज कर कर पहले ये उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतारिए। हम लोग आ रहे हैं केस सेकंड में, बड़ा ध्यान से समझिएगा केस सेकंड को। यहाँ से केस सेकंड में मेडिकल या इंजीनियरिंग, इससे क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। तो केस सेकंड हम लोग के लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से चीज़ें थोड़ा बदलेगा भी, तो केस सेकंड पर कॉन्सेंट्रेट करना है बढ़िया से।
पहले बढ़िया से समझिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कर फिर थ्योरी को लिखिएगा। तो हम लोग आते हैं केस सेकंड, बड़ा केयरफुली ध्यान देना है केस सेकंड पर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B are different. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B are different. A और B का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? डिफरेंट है। तो हम लोग का रिएक्शन ये था, A और B रिएक्ट कर एक प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। याद रखना है, रिएक्शन A के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर का, B के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर का। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों का डिफरेंट है। तो T=0 पर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A मान लिए, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन B हो गया। एट एनी टाइम T A का X रिएक्ट किया, भाई A और B दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो A का X रिएक्ट करेगा तो B का भी X ही रिएक्ट करेगा। तो बचेगा कितना? तो भाई A में से X रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? A माइनस एक्स। और B में से X रिएक्ट कर गया तो बचा कितना हम लोग का? B माइनस एक्स। अब ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसका रेट ला लिखिए। एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज कर, दूसरा डिफरेंशियल फॉर्म में। तो डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस को कोरोस्पोंडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, सब आपस में बराबर हो जाएगा और उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग पहले आते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। R इक्वल टू माइनस DA/dt, ये A का डिसअपियरेंस का रेट हुआ, फिर माइनस dB/dt, ये B का डिसअपियरेंस का रेट हुआ, और कोरोस्पोंडिंग कोफिशिएंट 1 से डिवाइड कर देंगे, सब आपस में बराबर बराबर, और ये आएगा हम लोग का dx/dt के बराबर। फिर से इसको हम लोग चेक करते हैं कि सर dx/dt कैसे आ गया। तो एट एनी टाइम T A का कॉन्सेंट्रेशन है A माइनस एक्स, तो पुट कीजिए यहाँ पर माइनस dA-x/dt। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना आएगा हम लोग का? भाई A कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का dx/dt। और पूछा जाए सर ये dB/dt से कैसे आ रहा है, तो जरा ये बताइए। B का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T कितने के बराबर है? तो B माइनस एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर B को पुट कर दिया जाए, B को पुट कर दे यहाँ पर, B को अगर यहाँ पर पुट कर दे तो B माइनस एक्स। B कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आएगा, तो चाहे माइनस dA/dt ले या माइनस dB/dt ले, वो आएगा कितने के बराबर? dx/dt के बराबर। अब चलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पर। A और B दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, तो ये R इक्वल टू K, A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, B के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अब यहां पर थोड़ा डिफरेंट केस कैसे हो गया, तो अब हम लोग KA² नहीं कर सकते हैं या KB² नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बताइए, है ना? तो भाई A और B का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पर बराबर नहीं है। अगर B का कॉन्सेंट्रेशन A के बराबर होता, अगर बराबर होता तब ना यहाँ पर A लिखते और ये A का स्क्वायर हो जाता, तो A का स्क्वायर तो यहाँ होगा ही नहीं। वैसे ही अगर A का कॉन्सेंट्रेशन B के बराबर होता तब इसको हम लोग ऐसे B लिख देते, तब B का स्क्वायर। तो ये एक डिफरेंस आ गया यहाँ पर। तो अब इसे हम लोग KA² या KB² नहीं लिखेंगे। हाँ, एट एनी टाइम T A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो किसी भी टाइम पर A का कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स और B का कॉन्सेंट्रेशन B माइनस एक्स, इसको पुट कर दिया जाए वहाँ पर, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। ये हम लोग का पहला इक्वेशन और ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के हेल्प से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो सिंपल केस ले रहे हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ले रहे हैं dx/dt और सेकंड इक्वेशन से ले रहे हैं A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। तो आप लोग चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करें।
तो dx अपॉन dt इक्वल टू के ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। बड़ा ध्यान से समझिएगा। अब चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो dx बाई dt बराबर इतना आ गया। सबसे पहला काम तो आप लोग इतना जो बोर्ड पर लिखा गया उसको अपने कॉपी में उतारे, स्क्रीन को पॉज कर कर या स्क्रीनशॉट लेकर। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करें। a माइनस एक्स बी माइनस एक्स को लेफ्ट में लेकर आ जाते हैं और dt को राइट में शिफ्ट कर देते हैं। तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू के इंटू डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करें। और बच्चों ये इंटीग्रेशन खुद से करना है, खास कर इंजीनियरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस इंटीग्रेशन को खुद से करें। हाँ, लिमिट पुट किया जाए तो इधर लिमिट आएगा dt टाइम का लिमिट, तो ये 0 टाइम और ये t टाइम, और इधर है dx तो इधर लिमिट आएगा x का। और x का मतलब क्या था, x का मतलब था t टाइम में कितना रिएक्ट किया। तो 0 टाइम में कितना रिएक्ट किया, 0 रिएक्ट किया, और t टाइम में कितना रिएक्ट कर गया, x रिएक्ट कर गया। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट किया जाए, लिमिट पुट किया जाए, तो उसके बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है उस फाइनल आंसर को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन आया। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें, लिमिट पुट कर देती है, फाइनल एक्सप्रेशन है। जरा ध्यान दीजिए, फाइनल एक्सप्रेशन केस सेकेंड का और केस वन का बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों मैं साथ साथ लिख रहा हूं। केस वन में जो हम लोग का फॉर्मूला आया था 1 अपॉन टी 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए, तो थोड़ा ध्यान देना है। अगर दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं ए और बी, रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, और ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तब ये फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आएगा हम लोग का। हाँ, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम, या बोला जाए रेट ला इस फॉर्म में आ गया है R इक्वल टू के ए का स्क्वायर। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ला इस फॉर्म में लिखा जा सके, R इक्वल टू के ए स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर रेट ला लिखे, तो जब इस फॉर्म में रेट ला होगा तो अब उसका आंसर ये होगा। लेकिन अगर इस फॉर्म में रेट ला नहीं है तब ये आंसर ब्लाइंडली नहीं देना है। चलते हैं हम लोग केस सेकंड को और भी डिटेल से एनालिसिस करें। तो सबसे पहले बताइए, ये जो फॉर्मूला है वो कौन से ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर का। भाई ये फॉर्मूला तो सेकंड ऑर्डर का है। तो यहाँ के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर, या सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। फॉर्मूला सेकंड ऑर्डर का, रेट कांस्टेंट भी सेकंड ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ये सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है। हम लोग चीज़ों को थोड़ा और भी डीप में जाकर एनालिसिस करें, तो इधर हमें उम्मीद है कि आप लोग लिख चुके होंगे। मैं इसको मिटाता हूं। तो अभी जो हम लोग केस सेकंड कर रहे थे, इसको थोड़ा और डेप्थ में जाकर एनालिसिस करो और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। याद करने, आगे जो आने वाली चीज़ें हैं वो याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं, कॉन्सेप्चुअली है, समझने वाली चीज़ें हैं, वो सब कॉन्सेप्चुअल है, उसको बढ़िया से समझना है। तो हम लोग का केस सेकंड में क्या था, ए और बी ये दो डिफरेंट रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट बन रहा था इससे। इनिशियली ए का कॉन्सेंट्रेशन ए के बराबर, बी का कॉन्सेंट्रेशन बी के बराबर। यहाँ पर क्या हो, अगर बोला जाए कि सर इनिशियली ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है ना, तो उसी में कुछ पॉसिबिलिटी निकाले कि अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन बी से बहुत बड़ा रहे। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, ठीक है डिफरेंट तो है
लेकिन ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंस ज़्यादा है। ए का कॉन्सेंट्रेशन बी के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत बड़ा है। दूसरा हम लोग पॉसिबिलिटी ये भी निकाल सकते हैं कि बी का कॉन्सेंट्रेशन ए के कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आते हैं, अगर ऐसा हो तब इस फॉर्मूला में क्या चेंजेज आएगा कि ए को बी के रेस्पेक्ट में लार्ज एक्सेस में कर दें, ए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दें, या बी को ए के रेस्पेक्ट में लार्ज एक्सेस में कर दे, तब इस फॉर्मूला में क्या चेंजेज आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी पर हम लोग आते हैं। पॉसिबिलिटी 1, A is in large excess with respect to B। A जो है B के रेस्पेक्ट में लार्ज एक्सेस में है, तो मैथमेटिकली A का कॉन्सेंट्रेशन कितना, A के बराबर, B का कॉन्सेंट्रेशन कितना, B के बराबर। तो A B के रेस्पेक्ट में लार्ज एक्सेस में है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का, A इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B, A B से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब जरा ये बताइए, A बहुत बड़ा है, B नेग्लिजिबल है A के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग का देयरफॉर B माइनस A के बारे में कमेंट कीजिए। भाई B तो नेग्लिजिबल है, A बहुत बड़ा है, तो कुछ न्यूमेरिकल डाटा ऐसे यहाँ पर दे दिया जाए, बोला जाए 0.0001 -1, ऐसे डाटा दे दे। तो 0.001 -1, ये बताइए ये अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर होना चाहिए, तो -1 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे ही B बहुत ही छोटा है, A बहुत ही बड़ा है B के रेस्पेक्ट में, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर A B से बहुत बड़ा होगा तो देन A X से भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर A B से, मैं रिपीट कर रहा हूं, A B से अगर बहुत बड़ा है तो A X से भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग का फिर क्या आ जाएगा, A माइनस एक्स। तो A X से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो A माइनस एक्स लगभग कितने के बराबर आ जाएगा, A के बराबर। अब यहाँ पर पूछा जाए सर ये आपने कैसे बता दिया कि A X से भी बहुत बड़ा है, तो इसको समझिए ध्यान से, इधर मैं मिटाता हूँ, और इसको समझने के लिए थोड़ा एक डाटा लिया जाए, थोड़ा एक डाटा ले लें समझने के लिए। A और B ये दो रिएक्टेंट थे और इससे प्रोडक्ट बन रहा था। इनिशियली बोला जाए कि A का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, B का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर, ऐसे बोले। भाई A B के रेस्पेक्ट में 1000 टाइम्स बढ़ा, और इस फॉर्मूला को थोड़ा नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, ऊपर का स्पेस थोड़ा रफ के लिए यूज में आएगा। K = 2.030 डिवाइडेड बाई B माइनस A। फॉर्मूला आप लोग के सामने बोर्ड पर रहेगा, कॉपी से देखने की कोई ज़रूरत नहीं। log A B माइनस एक्स डिवाइडेड बाई B इंटू A माइनस एक्स। अब इसको मिटा दिया जाए। डाटा से ध्यान दीजिए, डाटा से और भी चीज़ें क्लियर होगा। A B के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, t = 0 पर बोला जाए एट एनी टाइम t A में से x रिएक्ट कर गया तो बचेगा 1 माइनस एक्स, और ये कितना, तो 0.001 माइनस एक्स। और एंड पर बात करें, एंड पर, तो इन दोनों में देखकर बताइए मैक्सिमम कितना रिएक्ट कर सकता है। तो भाई मैक्सिमम तो 0.001 रिएक्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता है, तो उससे ज़्यादा तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो मैक्सिमम 0.001, ये बचेगा कितना हम लोग का, 0.999 मोलर बच जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हम लोग का A है, ये हम लोग का B है, ठीक है ना, A और B, ठीक है ना। अब खुद से देखिए, A B से क्या है हम लोग का, बहुत बड़ा है, बिल्कुल सही भाई, 1.001 से तो बहुत बड़ा है। अब ये जो X रिएक्ट किया है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो जो X रिएक्ट किया वो मैक्सिमम 0.001 ही हो सकता है, वो भी एंड पर। एंड से पहले की बात करें तो X 0.001 से छोटा रहेगा, मतलब 0.001 बड़ा है X से, 0.001 बड़ा है मतलब B X से बड़ा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, एंड की बात करें
तब तो एंड की बात करें बी और एक्स बराबर हो जाएगा, लेकिन एंड से पहले की बात करें, एट एनी टाइम टी की बात करें, तो एट एनी टाइम टी एक्स बी से छोटा रहेगा, मतलब बी एक्स से बड़ा रहेगा। तो इसको और करेक्शन किया जाए, ठीक है ना, ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी और बी एक्स से क्या है, बड़ा है। तो देयरफॉर ए एक्स से और भी बड़ा हो जाएगा, तो ए माइनस एक्स लगभग कितने के बराबर, ए के बराबर, ए माइनस एक्स लगभग ए के बराबर। चलिए ये डाटा हम लोग मिटाते हैं, इसको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग दोबारा इस रफ वर्क को फिर से लेंगे वापस, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का जो इक्वेशन है इसको बोला जाए इक्वेशन थर्ड, अपने कॉपी में भी इसको लिख लीजिएगा, नंबरिंग दे दीजिएगा, इक्वेशन थर्ड। तो अगर पॉसिबिलिटी 1 में हम लोग जो बात कर रहे हैं, ए इज इन लार्ज एक्सेस विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए बी के रेस्पेक्ट में लार्ज एक्सेस में है, तो हम लोग का ये आया कंडीशन, ये कंडीशन आया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट किया जाए तो देयरफॉर, सॉरी इक्वेशन थर्ड में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में इसको हम लोग पुट कर दें तो k इक्वल टू, यहाँ पर b माइनस ए लगभग माइनस ए के बराबर, तो हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली -2.303 अपॉन ए टी लॉग। अब यहाँ पर बताइए a माइनस एक्स ये लगभग a के बराबर आया था, तो a इंटू बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b इंटू ये a और a क्या हो गया, हम लोग के कैंसल आउट हो गए, तो a और a कैंसल आउट हो गया, इसको हटा दे रहे हैं हम लोग, a और a कैंसल आउट हो गया। एक्सप्रेशन क्या बचा हम लोग का, b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b, तो हम लोग का जो एक्सप्रेशन अभी बच रहा है b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b। अब इस माइनस साइन को लॉग के अंदर लेकर चले जाएं, तो माइनस को लॉग के अंदर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, -1 हो जाएगा पावर में, और जैसे ही पावर में -1, अब इसको सोल्व करें तो b नीचे से ऊपर में चला जाएगा और b माइनस एक्स न्यूमरेटर से कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन पर हम लोग आ रहे हैं, फाइनल एक्सप्रेशन पर ये हम लोग का चला जाएगा b न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स, ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब a तो कांस्टेंट है, तो a को लेफ्ट में लेकर हम लोग आ जाएं, तो a को लेफ्ट में लेकर आ जाएं तो k इंटू ए अप्रोक्सीमेटली 2.303 अपॉन टी लॉग b डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स, b डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स। इस फॉर्मूला को मिटाते हैं, k इज ए कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, तो k और एक कांस्टेंट तो मिलकर एक अनदर कांस्टेंट जिसको कि हम लोग k डैश से रिप्रेजेंट करें, k डैश इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग b डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स। फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस इस एक्सप्रेशन पर फोकस करना है, इसको हाईलाइट किया गया है यहाँ पर, इस एक्सप्रेशन पर फोकस कीजिए। राइट हैंड साइड देखिए, क्या ये सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला है या फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला। याद कीजिए फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a बाई ए माइनस एक्स, तो यहाँ a ना होकर b है, तो ये फॉर्मूला हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का आ गया। तो ओरिजिनली बोला जाए तो ओरिजिनली फॉर्मूला सेकेंड ऑर्डर का था, लेकिन जब a को लार्ज एक्सेस में कर दिया गया तो वो सेकेंड ऑर्डर से वो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। जब हम लोग ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो थोड़ा एक पॉइंट को मैं रिवाइज करवाता हूँ। ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या लिखवाया गया था नोट्स में, किसी गिवन रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करने पर चेंज भी हो सकता है, जो कि हम लोग मैथमेटिकली देख रहे हैं। भाई ये रिएक्शन था सेकेंड ऑर्डर का, ए को लार्ज एक्सेस में अगर कर देते हैं तो कंडीशन चेंज कर दिए, अगर ए को लार्ज एक्सेस में कर दिया जाए बी के रेस्पेक्ट में तो ये रिएक्शन हम लोग का सेकेंड ऑर्डर से कन्वर्ट होकर किस में आ गया, हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर में आ गया। और ध्यान में देना है ए लार्ज एक्सेस में तो ये फर्स्ट ऑर्डर का कन्वर्ट होकर किस में आया है, तो बी के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया है। तो जब ए को लार्ज एक्सेस में किए तो यहाँ पर फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट ऑर्डर में किसके रेस्पेक्ट में है, बी के रेस्पेक्ट में है।
वैसे ही अगर बी को लार्ज एक्सेस में कर देंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर ए के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो इधर का आप लोग उतारिए, मैं इधर मिटा रहा हूं रबर के लिए, ये पूरा उतार लीजिए। तो इस पॉइंट को याद रखना है, ए को लार्ज एक्सेस में किए थे तो बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, वैसे ही बी को लार्ज एक्सेस में करेंगे तो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। और कॉन्सेप्चुअली भी चीज़ों को अभी हम लोग समझेंगे, अभी तो मैथमेटिक्स का डिराइवेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो अब बताइए, ये जो रेट कांस्टेंट है इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट बोलेंगे या फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बोलेंगे? इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बोलेंगे। और एक डिफिनीशन अभी आगे चलकर हम लोग का आएगा, डिफिनीशन को पहले समझ लीजिए। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोला जाता है उसको समझिए। रिएक्शन एक्चुअल में सेकेंड ऑर्डर का होता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जब किसी एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में कर दें और वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, वैसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। When one of the reactant is present in large excess, then a second order reaction converts into first order reaction and it is called pseudo first order reaction। वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, pseudo first order reaction कहते हैं। तो अब ये बताइए, ये फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। भाई रिएक्शन एक्चुअल में सेकेंड ऑर्डर का था, ए को लार्ज एक्सेस में किए तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। तो के डैश, ये जो रेट कांस्टेंट है इसे हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, के डैश स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, इसे बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। और ये कितने के बराबर, तो k इंटू ए के बराबर। ए को भूलना नहीं है, सॉरी के को भूलना नहीं है। के सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट था और के डैश स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है। अब हम लोग पॉसिबिलिटी 2 की बात करें, बी को लार्ज एक्सेस में कर दिया जाए। तो अगर बी को लार्ज एक्सेस में कर दे तब क्या होगा? तो पॉसिबिलिटी 2 पर हम लोग चलें। पॉसिबिलिटी 2, इफ B is in large axis, then अगर B लार्ज एक्सेस में हो तो इसका मतलब B का कॉन्सेंट्रेशन A से बहुत बड़ा होगा। B का कॉन्सेंट्रेशन A से बहुत बड़ा होगा, तब एक एक कर कर आइए। B का कॉन्सेंट्रेशन A से बहुत बड़ा होगा तो देयरफॉर B इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, और A X से बड़ा होगा। कैसे हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकली बताइए, B माइनस A ये अप्रोक्सीमेटली B के बराबर हो जाएगा, और B माइनस X ये भी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। अब ये B A से अगर बहुत बड़ा होगा तो A X से कैसे बड़ा होगा, समझना है। तो हम लोग का रिएक्शन ये था, A और B से हम लोग का क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। T इक्वल टू 0 पर A का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर कर दिया जाए, ये A के बराबर, और B का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, ये B के बराबर। अब यहाँ से देखकर बताइए भाई, ये तो क्लियर है कि B जो है वो A से तो बहुत बड़ा है। अब ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करेंगे, बोले कि ये X रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये जो X रिएक्ट करेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? भाई A और B जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना रिएक्ट कर सकते हैं, 0.001, वो भी एंड पर। तो एंड से पहले की बात करें तो जो x होगा 0.001 से छोटा, मतलब A से क्या होगा, छोटा होगा। A से छोटा मतलब A बड़ा होगा x से, तो समझ गए। तो B A से बहुत बड़ा और A X से बड़ा।
अब b a से बहुत बड़ा है तो b माइनस a लगभग b के बराबर, और b तो x से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो b माइनस एक्स लगभग b के बराबर। अब हम लोग का इक्वेशन थर्ड जो दिया हुआ था वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोग का फॉर्मूला ये था k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई b माइनस a इंटू टी लॉग a इंटू बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b इंटू ए माइनस एक्स, यही इक्वेशन थर्ड था। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का हम लोग यूज करें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का हम लोग यूज करें तो b माइनस ए लगभग b के बराबर, तो हम लोग का k अप्रॉक्सीमेटली 2.303 डिवाइडेड बाई b इंटू टी लॉग में आ जाए b माइनस एक्स लगभग b के बराबर, तो a इंटू बी डिवाइडेड बाई b इंटू a माइनस एक्स, ये b और b क्या हो गया हम लोग का, कैंसल आउट हो गया। तो फाइनल एक्सप्रेशन b और b कैंसल आउट हो गया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग का क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। अब b को लेफ्ट में लेकर आ जाएं तो k इंटू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.303 अपॉन टी लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, और किसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, तो a के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। याद कीजिए b को लार्ज एक्सेस में किए थे, अभी भी बोर्ड पर लिखा हुआ है b इज इन लार्ज एक्सेस, तो b को लार्ज एक्सेस में किए a के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, a को लार्ज एक्सेस में किए b के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। अब k और b कांस्टेंट, तो मिलकर एक अनदर कांस्टेंट जिसको हम लोग k डबल डैश से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। अब ये बताइए राइट हैंड साइड जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, और कौन सा फर्स्ट ऑर्डर, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर का था, b को लार्ज एक्सेस में कर दिए तो सेकंड ऑर्डर से कन्वर्ट होकर किस में आ गया, फर्स्ट ऑर्डर का। तो k डैश ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो इतना पहले उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। k डबल डैश इक्वल टू कितना, तो k इंटू बी। k डबल डैश देखिए यहाँ पर k डबल डैश कितने के बराबर, तो k इंटू बी के बराबर। ये हम लोग का हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम लोग आते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डिफिनीशन पर। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं, डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन वही है जो अभी हम लोग पढ़े थे। When one of the reactant is present in large excess, कोई एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में हो विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, किसी दूसरे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, देन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कन्वर्ट्स इनटू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसको उतारिए। अभी हम लोग और भी कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर आते हैं। अभी तो मैथमेटिकली हम लोग देखें, मैथमेटिकली हम लोग क्या देखें, ए लार्ज एक्सेस में तो बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी लार्ज एक्सेस में तो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। इसको थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को और सिंपल करते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट को करते हैं बिना मैथमेटिक्स के हेल्प के।
कैसे पता करेंगे कि इसको लार्ज एक्सेस में कर दिए तो किसके ऑर्डर में चला जाएगा, इसको लार्ज एक्सेस में कर दिए तो फिर किसके ऑर्डर में चला जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट से भी इन सब चीज़ों को हम लोग पता कर सकते हैं। तो आप लोग इसको उतारिए। हाँ, एक एग्जाम्पल से डाटा से चीज़ों को समझिए, और इस बार कुछ भी याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करना है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, वो तो मैथमेटिक्स था, मैथमेटिकली तो हम लोगों ने देख ही लिया कि अगर ए को लार्ज एक्सेस में कर देंगे तो बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का, बी को लार्ज एक्सेस में कर देंगे तो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का। लेकिन विदाउट मैथमेटिक्स सिंपल कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे उसको समझिए। तो ए और बी दो रिएक्टेंट, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर। तो ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ही ज़्यादा है। अब डाटा पर ध्यान दीजिए। एट एनी टाइम टी ए का x रिएक्ट करेगा तो b का भी x रिएक्ट करेगा, तो a बचा 1 माइनस एक्स, बी बचा 0.01 माइनस एक्स। और एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो मैक्सिमम b कितना रिएक्ट कर सकता है, 0.01। तो b 0.01 पूरा रिएक्ट कर गया, खत्म हो गया। और जब b 0.01 रिएक्ट करेगा तो A भी कितना रिएक्ट करेगा, 0.01 रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना, 0.99। तो ध्यान दीजिए, A शुरू में 1 मोलर था, अब A 0.99 मोलर बचा हुआ है एंड पर, तो इसका मतलब A अप्रोक्सीमेटली तो 1 ही मोलर है। तो A शुरू में एग्जैक्टली 1 मोलर था, एट द एंड ऑफ रिएक्शन लगभग 1 मोलर बचा हुआ है, मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन बोला जाए तो A का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहा है। कॉन्सेप्ट यहीं पर है, जिस रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में कर देते हैं, जैसे A लार्ज एक्सेस में था B के रेस्पेक्ट में, तो जिस रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में करेंगे किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो लार्ज एक्सेस वाला जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, when one of the reactant is present in large excess, when one of the reactant is present in large excess with respect to another, then its concentration is approximately constant, during reaction उसका कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। तो हम लोग रेट लॉ पर आते हैं। ये पॉइंट हम लोग को, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो R इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी, ए के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ जो डाटा दिया हुआ उसमें ए लार्ज एक्सेस में है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। तो जब ए का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, तो के इज ए कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो के और ए मिलकर क्या हो जाएंगे, एक अनदर कांस्टेंट। तो R इक्वल टू इसको K डैश से रिप्रेजेंट कर दिए। अब जरा ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का था, A को लार्ज एक्सेस में किए तो A का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो गया, एक अनदर कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिए, K को क्या बोलेंगे, तो K को बोलेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। K डैश को क्या बोलेंगे, तो अब तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का आ गया, तो K डैश को बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अब हम लोग B को लार्ज एक्सेस में करते हैं, तो आप लोग उतार लीजिए इसको और यहां पर लिख लीजिए ब्रैकेट में A इज इन लार्ज एक्सेस, A इज इन लार्ज एक्सेस, A इज इन लार्ज एक्सेस। चलिए इसको मिटाया जाए। तो कॉन्सेप्ट से, बिना फॉर्मूला से हम लोग ये यूज किए हुए कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे
के क्या है? तो सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। के डैश इक्वल टू बताइए कितना होगा? तो ए कांस्टेंट हो गया था, लगभग कांस्टेंट, तो के डैश कितने के बराबर? तो के इंटू ए। ये क्या है हम लोग का? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अब अगर b को लार्ज एक्सेस में कर दें, b को लार्ज एक्सेस में कर दें, हम लोग का रेट लाइए है r इक्वल टू के ए की पावर 1 b की पावर 1। अब बोला जाए इफ b इज इन लार्ज एक्सेस, b इज इन लार्ज एक्सेस विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में b लार्ज एक्सेस में है। तो अब अगर b अगर लार्ज एक्सेस में है तो b का कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर b लार्ज एक्सेस में है a के रेस्पेक्ट में, तो b का कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर इसको हम लोग ऐसे लिख दे r इक्वल टू के इंटू बी इंटू ए। अब b का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, तो ये दोनों मिलकर एक अनदर कांस्टेंट हो जाएंगे। तो r इक्वल टू के डबल डैश इंटू ए। फिर से सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। इधर का भी उतार चुके होंगे आप लोग, नहीं उतारे होंगे तो फिर से इसको उतारिए, मैं बोर्ड मिटाने जा रहा हूं, या इनफैक्ट आप लोग पूरा उतार लीजिए, पूरा उतार लीजिए स्क्रीन को पॉज कर या स्क्रीनशॉट लेकर। तो के डैश क्या बोलेंगे? के डैश कितने के बराबर? तो के इंटू बी के बराबर। भाई बी लार्ज एक्सेस में था तो बी का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो गया। के कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, मिलकर एक अनदर कांस्टेंट, और ये हम लोग का हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। चलिए ये तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर में थे। अब हम लोग इन जनरल चलते हैं कि बोला जाए सर तीन तीन रिएक्टेंट वहां पर है, ए भी रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, सी भी रिएक्टेंट है। कॉन्सेप्ट अब क्वेश्चन में पूछूंगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछने जा रहा हूं, आंसर आप लोगों को देना है, बड़ा ध्यान से समझ कर क्वेश्चन को। तो ये सब सारा मैं हटा रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीन को पॉज कर लिखिए। क्वेश्चन समझिएगा। फॉर ए रिएक्शन ए बी सी से हम लोग का क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ए बी और सी ये तीन रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर प्रोडक्ट बना रहा है। इसका रेट ला दे दिया गया है आर इक्वल टू के ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर क्या हो गया हम लोग का? जेड हो गया। अब यहां पर तीन तीन रिएक्टेंट है। हम लोग को समझना यह है कि अगर ए को लार्ज एक्सेस में कर दे, तो ध्यान दीजिए, अगर ए को लार्ज एक्सेस में कर देंगे, तो ए को लार्ज एक्सेस में कर देंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट हो जाएगा ए का। तो के और ए मिलकर एक अनदर कांस्टेंट। तो अगर ए को लार्ज एक्सेस में कर दें तो रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा y प्लस जेड। अभी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी कितना? तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो अभी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर कई केसेस कर सकते हैं। बोल दिया जाए सर a लार्ज एक्सेस में, b लार्ज एक्सेस में या c लार्ज एक्सेस में, या दो दो को लार्ज एक्सेस में कर दे, a और b दोनों लार्ज एक्सेस में। तो कुछ केसेस यहां पर लेकर चलते हैं। पहला फर्स्ट बोला जाए a इज
इन लार्ज एक्सेस विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड सी। ए जो है बी और सी के रेस्पेक्ट में लार्ज एक्सेस में है, तो जो भी रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग का आर इक्वल टू क्या बोल देंगे, तो के डैश बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। और ये के डैश कितने के बराबर होगा, तो के डैश जो होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए का कॉन्सेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट, तो के डैश कितने के बराबर हो जाएगा, तो के इंटू ए की पावर कितना एक्स। अब पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो भाई ये रिएक्शन एक्चुअल में जो ऑर्डर था एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, एक को लार्ज एक्सेस में किए तो इसका ऑर्डर रिड्यूस होकर कितना आ गया, वाई प्लस जेड हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब कितना आ गया हम लोग का, तो वाई प्लस जेड हो गया। वैसे ही बी को लार्ज एक्सेस में कर देंगे तो ऑर्डर कितना चला जाएगा, एक्स प्लस जेड चला जाएगा। सी को लार्ज एक्सेस में कर दे तो सी का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। हम लोग दूसरा केस लेते हैं, बोले कि ए और बी दो को लार्ज एक्सेस में कर दिए, तो इसको पहले उतारिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और अपना नोट्स में उतार लीजिए। सेकंड चलते हैं, ए एंड बी आर इन लार्ज एक्सेस, ए एंड बी आर इन लार्ज एक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू सी। ए और बी ये दोनों लार्ज एक्सेस में है सी के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाएगा। तो ए लार्ज एक्सेस में इसका कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाएगा, बी भी लार्ज एक्सेस में तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, तो ये मिलकर एक अनदर कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन आर बराबर क्या आ जाएगा, तो के डबल डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इनटू सी की पावर जेड, जहाँ ये के डबल डैश ये जो कांस्टेंट है अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर, तो ये के कांस्टेंट हम लोग का कितने के बराबर, तो के इंटू ए की पावर एक्स और ये बी की पावर वाई। और अब बताइए अब रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कितने के बराबर, तो जेड के बराबर। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, हम लोग का सेकेंड ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले उस क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ये सब पर भी हम लोग आएंगे। तो अपने कॉपी में सेकेंड ऑर्डर हम लोग जो भी पढ़े उसको बढ़िया से क्या कर लेना है, रिवाइज करके रखना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।